नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। मैं आज आपको इकोलॉजी का एक टॉपिक कम्युनिटी एनालिसिस के बारे में बताऊंगी। कम्युनिटी एनालिसिस का मतलब है कि कम्युनिटी क्या होती है, इसको हम कैसे एनालाइज करें, कौन से पैरामीटर लिए जाएं, सैम्पलिंग कैसे करें और इसके प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, कैसी जानकारी मिलती है एक इकोलॉजिकल साइट की। सबसे पहले कहीं की भी कम्युनिटी एनालिसिस करने के पहले हमें कुछ टर्म्स जान लेने चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, वेजिटेशन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में। अगर हम उल्टा चलें, छोटे से बड़े पैरामीटर्स की तरफ चलते हैं, तो पॉपुलेशन एक छोटा पैरामीटर है। जैसे कि एक ही स्पीशीज़ के कितने इंडिविजुअल्स एक साइट में प्रेजेंट हैं, जो एक जगह ग्रो करते हैं, एक साथ रहते हैं एक ही हैबिटेट में, वो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। कम्युनिटी क्या होती है? ऐसे कई सारे पॉपुलेशन, जैसे कि कई सारे स्पीशीज़ के कितने इंडिविजुअल्स एक ही जगह पर जो रहते हों, एक ही हैबिटेट में रहते हों, वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। इन्हीं की स्टडी के लिए हम कम्युनिटी एनालिसिस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटीज़। इस एस्पेक्ट को फाइटोसोशियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इस एस्पेक्ट को ब्राउन ब्लैंकेट ने 1932 में डेवलप किया था। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में कम्युनिटी के फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस, बेसल एरिया, कवर, इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इन सभी पैरामीटर्स के अध्ययन के लिए 3 मेथड्स ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्वाड्रेट मेथड, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सेकेंड मेथड इज लाइन ट्रांजेक्ट मेथड। थर्ड मेथड इज बेल्ट ट्रांजेक्ट मेथड। क्वाड्रेट मेथड के बारे में आपको डिटेल बताऊंगी आगे। थोड़ा सा परिचय लाइन ट्रांजेक्ट मेथड के बारे में। लाइन ट्रांजेक्ट मतलब होता है एक सीधी रेखा में एक लाइन खींची जाए और उस लाइन पर पाए जाने वाले प्लांट्स की स्टडी की जाए, उनको सैंपल में शामिल किया जाए। बेल्ट ट्रांजेक्ट वो होता है एक बेल्ट, चौड़ी पट्टी के रूप में हम एक ट्रांजेक्ट बनाएं, सीधी लाइन बनाएं और उस बेल्ट के अंदर पाए जाने वाले सभी प्लांट्स को हम सैंपल में शामिल करें और उनका अध्ययन करें। सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड जो हम यूज़ करेंगे आगे वो है क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट, जैसा कि आपको नाम से परिचय है, एक चौकोर स्ट्रक्चर होता है। चौकोर फ्रेम के अंदर हम पाए जाने वाले प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। ज़्यादातर स्क्वायर क्वाड्रेट्स यूज़ किए जाते हैं। वेजिटेशन किस तरह की है, इसके आधार पर साइज क्वाड्रेट की क्या होनी चाहिए, इसको तय किया जाता है। जैसे कि एक ग्रासलैंड वेजिटेशन जिसमें कि डाइवर्सिटी प्लांट्स की बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए 1 मीटर बाई 1 मीटर का क्वाड्रेट सफिशिएंट माना जाता है। लेकिन अगर किसी ग्रासलैंड की वेजिटेशन बहुत ही प्योर टाइप है, मतलब उसमें डाइवर्सिटी कम है, विविधता कम है, तो उसके लिए 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर का क्वाड्रेट सफिशिएंट है। एक बड़े सैंपल साइज, जैसे कि एक फॉरेस्ट के अध्ययन के लिए, उसके लिए बहुत बड़े साइज के क्वाड्रेट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि 10 मीटर बाई 10 मीटर। अगर वेजिटेशन वहाँ भी बहुत डाइवर्सिटी है तो ये साइज बढ़ा लेते हैं और ज़्यादा। अब कितना हम यूज़ करें? अगर फॉरेस्ट बहुत बड़ा है तो सारा हम लैंड कवर नहीं कर सकते सैंपल में, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम 5 से 10% ऑफ द एरिया उसको हम अपने सैंपल में शामिल कर लें। फिर ये तो हम जो बताया आपको, ग्रासलैंड के लिए 1 मीटर बाई 1 मीटर, फॉरेस्ट के लिए 10 मीटर बाई 10 मीटर का हम लिए, ये स्टैंडर्ड माने जाते हैं। फिर भी जब स्टडी की अध्ययन शुरू किया जाता है तब एक मिनिमम साइज निकालनी पड़ती है कि हमें कम से कम कितने बड़े साइज का क्वाड्रेट लेना चाहिए जिसमें कि सभी प्लांट्स शामिल हो सके। और इस मेथड को भी ब्राउन ब्लैंकेट ने ही सबसे पहले दिया था। ब्राउन ब्लैंकेट के हिसाब से एक मिनिमम साइज का क्वाड्रेट जिसमें कि कम से कम जितने भी वहाँ पर वेजिटेशन स्पीशीज पाए जाते हैं सभी शामिल हो सके, उस स्मॉलेस्ट एरिया को रिलीव कहा जाता है। ब्राउन ब्लैंकेट मेथड के हिसाब से जो हम अध्ययन करते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ये आप देखिए। नंबर ऑफ स्पीशीज अकरिंग विद इन अ क्वाड्रेट, एक क्वाड्रेट में पाए जाने जितनी भी स्पीशीज है वो स्पीशीज रिचनेस को दर्शाता है।
नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कितने पौधे हैं। पहले वाले पैरामीटर में आपको स्पीशीज मिली थी, कितने तरह की स्पीशीज हैं। बी में कितने इंडिविजुअल्स हैं, ये आपको डेंसिटी और अबंडेंस का परिचय देगा। थर्ड में पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन बताता है फ्रीक्वेंसी। डी में बेसल एरिया और कैनोपी कवर हम निकालते हैं, उससे हमें डोमिनेंस का पता चलता है कि कौन सी प्लांट, कौन सी स्पीशीज सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। उसके अलावा द वैल्यू ऑफ वन स्पीशीज इन रिस्पेक्ट टू सम ऑफ द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल स्पीशीज, कहने का मतलब है कि एक स्पीशीज की रेस्पेक्ट में बाकी सेम स्पीशीज के सारे, एक ही कोऑर्डिनेट के सारे स्पीशीज जितने भी हैं, उनकी तुलना में जो पैरामीटर्स मिलता है वो उनको हम बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डेंसिटी एंड रिलेटिव अबंडेंस। इन सभी का को हम शामिल करेंगे नेक्स्ट एक बड़े पैरामीटर्स में, जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका हम अध्ययन करें कैसे। सबसे पहले आपको बताया था आपको कि मिनिमम साइज ऑफ द कोऑर्डिनेट निकालना सबसे ज़रूरी होता है। कि हम किसी ग्रासलैंड वेजिटेशन को के लिए जा रहे हैं तो हमें कम से कम कितना बड़ा कोऑर्डिनेट लेना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे जितनी वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं कम से कम सभी उसमें शामिल हो सकें। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत छोटे सैंपल साइज लेने से, बहुत छोटा कोऑर्डिनेट लेने से जितने हैं उसका 10% 20% ही सैंपल हो पाता है, बाकी 90% बिना सैंपल में शामिल हुए रह जाते हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है। जैसा कि आपको बताया गया है, द आइडिया बिहाइंड स्टडिंग मिनिमम साइज ऑफ कोऑर्डिनेट इज दैट द सैंपल एरिया शुड बी on one hand small enough to ease the study and on the other hand sufficiently large to cover the large number of species as possible। मिनिमम साइज का महत्व यही है कि या एक तरफ तो वो इतने छोटे हों कि हमारे स्टडी में आसानी हो, और दूसरे इतने बड़े भी हों कि जितने भी स्पीशीज़ वहाँ पर पाए जाते हैं कम से कम सभी उसमें शामिल हो सकें। ये एक सैम्पल कोऑर्डिनेट मैंने बनाया हुआ है। ये 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर का है। आप देख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर का अंदर मतलब है ये ग्रासलैंड वेजिटेशन के लिए है, जिसको आपने पहले स्लाइड में देखा था 1 मीटर बाई 1 मीटर। इसको हम छोटे छोटे, ये परमानेंट फ्रेम का बना होता है, लोहे का या लकड़ी का, उसको हम 10-10 सेंटीमीटर के ग्रिड्स बना लेते हैं धागे के साथ। तो ये जो लिखा है ये एक सिंपल बड़ा कोऑर्डिनेट है और जिसको 100 ग्रिड्स में डिवाइड किया गया हुआ है धागे से बांधकर। इस तरह से एक 1 मीटर बाई 1 मीटर के कोऑर्डिनेट में 100 ग्रिड्स होते हैं। जैसे कि ये एक छोटा ग्रिड है, ये एक छोटा ग्रिड है। अब इसमें आप देखिए हम कैसे निकालें। ये आपको कलर डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, स्पीशीज सी, स्पीशीज डी एंड स्पीशीज ए ई। ये हमने 5 स्पीशीज से आपको बताने के लिए ली है कि हम सैंपल कैसे करें और इनको कैसे काउंट करें। ठीक है, तो जब हम स्टडी करने जाते हैं मिनिमम साइज के लिए बताया जा रहा है अभी तो सबसे पहले हम सबसे छोटे ग्रिड से शुरू करते हैं, जिसका पैरामीटर साइज होगा 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। इसको आपने लिया है और इसमें कितने स्पीशीज पाए जाते हैं उसको आपने नोट कर लिया। जैसे कि इस ग्रिड में 10 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में सिर्फ एक स्पीशीज पाया गया है, स्पीशीज डी। अब हम धीरे धीरे इसका साइज बढ़ाते हैं 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर लेते हैं। उसमें हमें जो स्पीशीज मिली है स्पीशीज ई और स्पीशीज सी भी शामिल हुई है। उसके आगे हम फिर बढ़ते हैं 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर में। इसमें भी हमें स्पीशीज सी मिली है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर में। इसमें जैसे जैसे हम साइज बढ़ाते हैं स्पीशीज की संख्या बढ़ती जाती है। अब हमारे पास एक दूसरी परेशानी ये है कि हम इसको सैंपल कैसे करें। कुछ स्पीशीज जो बिल्कुल लाइन के ऊपर है, ग्रिड के ऊपर, उसको हम माने या ना माने। जैसे कि यहाँ पर स्पीशीज ई है, वो दोनों ग्रिड्स के बॉर्डर पे प्रेजेंट है। इसको हम कैसे माने? इसका तरीका ये है कि अगर वो स्पीशीज का जो एरिया है
वो जिस क्वाड्रेंट में 50% से ज़्यादा शामिल हो जाता है उसको हम उस क्वाड्रेंट में गिन लेते हैं। फिर हम साइज बढ़ाते जाएंगे 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर। इसी तरह और संख्या 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर। इसी तरह 70 सेंटीमीटर बाई 70 सेंटीमीटर और इसी तरह कॉन्सिक्वेंटली बढ़ाते हुए हम आगे 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर का एरिया कवर कर लेते हैं। जो स्पीशीज़ हम पहले काउंट कर चुके हैं, आगे जो नई स्पीशीज़ पाई जाती है हम सीधे उसमें सिर्फ जोड़ते जाते हैं। जैसे कि 20 बाई 20 में हमें 3 स्पीशीज़ मिली थी। 20 बाई 20 में हमें 3 स्पीशीज़ मिली थी और 30 बाई 30 में भी हमें 3 ही स्पीशीज़ मिली, जो स्पीशीज़ सी है। तो स्पीशीज़ संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, 3 ही अभी भी है। जब हम यहाँ स्पीशीज़ 40 बाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जाते हैं तो हमारे पास स्पीशीज़ की संख्या बढ़ जाती है। इसमें ए और बी भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सैंपल करते जाएंगे और तब तक करेंगे जब तक कि सारे 100 बाई 100 तक पूरे नहीं हो जाते। इस तरह से हम एक रॉ डेटा तैयार करते हैं। वो रॉ डेटा कैसे तैयार करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका रॉ डेटा। ये आपने 10 स्पीशीज़ मान लिया, हमने वहाँ पर सैम्पलिंग के लिए दिखाया था 5 स्पीशीज़, लेकिन आपके पास जब स्टडी करने जाएंगे तो हो सकता है आपको 20-25 ही मिल सकते हैं। ये एक छोटा सा टेबल फॉर्म में इस तरह से बनाते हैं। क्वाड्रेट 10 बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वाड्रेट, 20 बाई 20 सेंटीमीटर, 30 बाई 30, 40 बाई 40, 50 बाई 50, 60 बाई 60, 70 बाई 70। इस तरह से 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर के ग्रिड में कितने सैंपल्स मिलते हैं आपको। जैसे कि 10 बाई 10 स्पीशीज़ में स्पीशीज़ ए मिली थी और स्पीशीज़ बी मिली है। हम यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी नोट करते जाते हैं जो हमारे आगे के पैरामीटर्स निकालने में काम आएगा। जैसे कि स्पीशीज़ ए, उसके 5 इंडिविजुअल थे, स्पीशीज़ बी का सिर्फ 1 इंडिविजुअल था। 20 बाई 20 जब हमने लिया, सैंपल साइज बढ़ाया तो स्पीशीज़ ए का 2 और मिल गया, स्पीशीज़ बी के 2 और मिल गए, स्पीशीज़ सी पहली बार आया उसके 4 इंडिविजुअल मिले, स्पीशीज़ डी पहली बार आया उसका 1 इंडिविजुअल प्राप्त हुआ। जब हमने 30 बाई 30 सैंपल साइज बढ़ाया तो स्पीशीज़ ए मिला, स्पीशीज़ बी मिला 4, स्पीशीज़ सी मिला 5, स्पीशीज़ डी मिला 2, स्पीशीज़ ई पहली बार आया 1, स्पीशीज़ एफ पहली बार आया 5। एक्चुअली यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इट इज़ 4। इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे, सैंपल साइज बढ़ाते जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये इस तरह से जब हमारा टेबल ये 100 बाई 100 सेंटीमीटर में हम कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे पास 2 पैरामीटर्स यहाँ पर हैं। पहला ये कि कितने इंडिविजुअल्स, जैसे स्पीशीज़ ए के हॉरिजॉन्टल रो में देखें तो स्पीशीज़ ए के कितने इंडिविजुअल मिले, टोटल 24। कितने क्वाड्रेट्स मिले, 8 क्वाड्रेट्स मिले, कहीं कहीं नहीं भी थे। स्पीशीज़ बी कितने क्वाड्रेट्स में मिला, टोटल नंबर 28 थे, कुल 9 क्वाड्रेट्स में मिला। स्पीशीज़ सी कुल 25 था। इस तरह से यहाँ पर हमें जो मिलेंगे वो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्राप्त होंगे और नीचे की तरफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्राप्त होंगे कि 10 बाई 10 जो ग्रिड लिया था उसमें 2 मिले थे स्पीशीज़, 20 बाई 20 में 4 मिला था, 30 बाई 30 में 6 थे, 40 बाई 40 में 7 थे, 50 बाई 50 में 8 थे, 60 बाई 60 में 9 थे, 70 बाई 70 में 10 थे, 80 बाई 80 में 10 स्पीशीज़ थे,
90 बाई 90 में 10 स्पीशीज़ थे, 100 बाई 100 में 10 स्पीशीज़ थे। ये नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, आप ध्यान दें, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है, मतलब कितने तरह के पौधे पाए गए हैं। अब ये हमारा रॉ डेटा तैयार हो गया, इसके आधार पर हम आगे निकालेंगे कि मिनिमम साइज़ क्या होनी चाहिए। आप ये आगे देखिए। नेक्स्ट हमारे पास, अब इसको हम कंपाइल करेंगे। ये जो आपने रॉ डेटा लिया था, अब उसको हमें कंपाइल करना है। कंपाइल करने का मतलब एकत्र करना है। जैसे कोऑर्डिनेट साइज क्या होगी और उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज कितने मिले। कोऑर्डिनेट साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 स्पीशीज मिले, 20 बाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 मिले, 30 बाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में 6 मिले, 40 बाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर में 7 मिले, 50 बाई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में 8 मिले, 60 बाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर में 9 मिले, 70 बाई 70 में 10 मिले, 80 बाई 80 में 10। उसके आगे जब तक हम 100 बाई 100 पे आ जाते हैं, स्पीशीज़ की संख्या नहीं बढ़ती। 70 बाई 70 के बाद से स्पीशीज़ संख्या बढ़नी बंद हो जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने स्पीशीज़ थे वहाँ पर मैक्सिमम 70 बाई 70 के कोऑर्डिनेट में शामिल हो चुके हैं। उसके आगे कोई नई स्पीशीज़ नहीं मिल रही है। अब हमें आपको यहाँ से निकालना होगा, ग्राफ बनाना होता है, जिसको हम स्पीशीज़ एरिया कर्व कहते हैं। वो मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। दिस इज द ग्राफ। नीचे के एक्स एक्सिस पर आ गया आपका कितने साइज का है कोऑर्डिनेट साइज है, और वाई एक्सिस पर आ गया आपको कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ क्या हैं। इसको आप चाहें तो इसमें आप ग्रिड्स बना सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जो लाइन ड्रॉप हो रही है वो कौन से कोऑर्डिनेट की है। जैसे कि यहाँ से ये लाइन फ्लैट होनी शुरू हो गई है, वो ये वाला डॉट है, वो आता है आपका 70 बाई 70 का। इसका मतलब है 70 बाई 70 वो साइज़ है कि अगर आप ये साइज़ लेते हैं सैम्पलिंग के लिए, उस पर्टिकुलर ग्रासलैंड के सैम्पलिंग के लिए, तो आपको सभी स्पीशीज़ में शामिल हो जाएंगे, कोई स्पीशीज़ सैम्पलिंग से छूटेगा नहीं। थोड़ा सा मैं आपको इसका परिचय दे देती हूँ, इसके ग्राफ को कैसे हम प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाते हैं। इसके लिए सबको पहले आना पड़ेगा आपको। ग्राफ है आपके पास, ये है प्लॉट एरिया इसका, ये प्लॉट एरिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको इसमें लिगेंड्स आप इसको बोलते हैं लिगेंड, कि आप क्या प्लॉट कर रहे हैं, वो होता है लिगेंड। अब आपको एक्सेस के टाइटल देने होते हैं। ये है टाइटल का एक्सेस। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट साइज। इसी तरह से अब आपको वर्टिकल एक्सेस, इसमें आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज। इसका तरीका ये है, इसकी अलाइनमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ स्पीशीज और द कोऑर्डिनेट साइज। आप इसको बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे जानते होंगे, यहाँ पर आपको इस ग्राफ का टाइटल देना है। दिस इज कॉल्ड स्पीशीज एरिया CRVE, कर्व ऑफ अ ग्रासलैंड वेजिटेशन। दिस इज द ग्राफ। इससे आपको पता चलता है कि 70 बाई 70 का अगर ग्राफ लिया जाए, यहाँ पे लाइन ड्रॉप करते हैं, वो आपको बताता है वहाँ से वो आपका मिनिमम साइज़ होगा, जो कि इस पर्टिकुलर ग्रासलैंड की सैम्पलिंग के लिए आपको जो साइज़
चाहिए पायलट के लिए। जो पहला अध्याय था मिनिमम साइज ज्ञात करना, वो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम आपको फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और अबंडेंस निकालना मैं बताऊंगी। धन्यवाद।